अक्सर कहा यह जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो साथ में माँ का भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि प्रसव पीड़ा कितनी पीड़ादायक होती है इसका अनुभव तो एक माँ ही करती है। अतीत में जब बच्चा जन्म लेता था तो माता को अनेक प्रकार की पीड़ाओं से गुजरना पड़ता था। परिवेश बदला, वर्तमान परिवेश में आधुनिक चिकित्सा काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है और प्रसव पीड़ा से निजात पाने के लिए माताओं को अधिक तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन फिर भी गाहे बगाहे कई ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें पेचीदगियाँ सामने आती हैं। इसी को लेकर प्रसूति विभाग की विशेषज्ञ एम्स से शिक्षित प्रशिक्षित डॉक्टर प्रिया से बात की जाएगी। हेलो, आगे के 5,000 रुपये हैं? ठीक। डॉक्टर साहब, पहले के ज़माने में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ की भी अग्नि परीक्षा होती थी। कई बार माँ को बहुत दिक्कत होती थी। कई मरतबा तो ऐसा होता था कि बच्चा बच गया, माँ चली गई, माँ बच गई तो बच्चा चला गया। चिकित्सा में आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण का फ़ायदा क्या हुआ है? देखो, आधुनिकीकरण से बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। आजकल हमारे पास बहुत सारे ब्लड टेस्ट्स हैं, बहुत सारी अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन से हम बच्चे के अंदर कोई भी बनावटी खराबी है नहीं है वो बहुत पहले पकड़ लेते हैं। कई बार पहले क्या होता था कि बच्चा पैदा हुआ, उसके अंदर बहुत सारी एनोमलीज़ होती थी कि आँख कान नहीं बन रहे, हाथ पैर नहीं बन रहे, वो पहले ही पकड़ में आ जाते हैं, तो हम बच्चे को उतना आगे लेके ही नहीं जाते। ठीक है, अभी आजकल ब्लड टेस्ट आ गए हैं, उसमें हमें पता चल जाता है माँ के अंदर खून की कमी है नहीं कमी है। पहले क्या होता था, खून की अधिकतर महिलाओं में खून की कमी पाई जाती थी। उसके बाद जब डिलीवरी में और खून बहता था तो उसके अंदर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते थे कि उनको पीपीएच यानी डिलीवरी के टाइम पे ज़्यादा खून जाता था जिससे माँ की जान को खतरा होता था। आजकल हमें पहले ही पता होता है कि खून की कमी है तो उससे रिलेटेड फिर हम आयरन की, कैल्शियम की दवाइयाँ उनको देते हैं। अगर उससे नहीं ठीक हो रहा तो हम आयरन के इंजेक्शन लगा सकते हैं, उनसे भी नहीं ठीक हो रहा तो ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, तो जितनी आधुनिकता आई है, जितने ब्लड टेस्ट या जितने हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस हैं,
उन्हीं इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर हम अमल करते हैं, मरीज़ों को ट्रीट करते हैं ताकि कम से कम मोर्टालिटी हो, कम से कम माताएं और कम से कम जो बच्चे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हष्ट पुष्ट बच्चे हम माँओं को दे सकें। अच्छा, अभी आपने बात की खून की कमी की, परिवेश बदल गया, लेकिन आज भी जो माताएं हैं उनमें जब वो अपना टाइम पीरियड पूरा करते हैं, बच्चा होने को होता है, तो उनका HB 4 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम और 8 ग्राम तक रहता है। तो ये दिक्कत आज भी है और आज से 30 साल पहले भी थी। कारण क्या है? देखो, कारण एक तो जो हमारी खुराक है, जो इंडिया में लोगों की खुराक है वो नॉर्मली वेजिटेरियन डाइट है। खासकर नॉर्थ इंडिया की बात करें, हम हमारे हरियाणा इलाके की बात करें तो मांस मच्छी बहुत कम लोग खाते हैं, तो जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, वो एक नॉर्मल लोगों की पूरी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है, जब गर्भावस्था होती है, तो आयरन की रिक्वायरमेंट और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वो रिक्वायरमेंट आप कभी भी खाने से पूरी कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर हम बहुत ही अच्छा खाना खाएं, फल फ्रूट खिलाएं, सब कुछ खिला रहे हैं मरीज़ को, तो भी उतना आयरन और कैल्शियम जितना चाहिए मरीज़ को उतना पूरा होता ही नहीं है। इसीलिए सरकार भी आयरन और कैल्शियम की दवाई आंगनवाड़ियों में फ्री में मरीज़ों को देती है। लेकिन फिर भी खून क्यों कम है? क्योंकि महिलाएं जो हैं आयरन कैल्शियम की गोलियां खाती नहीं हैं। आयरन की गोली के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब आयरन की गोली हम लेते हैं तो थोड़ा सा कच्चा जी रहना, जी मचलाना या उल्टी हो जाना वो रहता है। प्रेगनेंसी में वैसे भी शुरुआत के 3 महीनों में ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन जब आयरन की टैबलेट हम शुरुआत करते हैं 3 महीने से 9 महीने के बीच में, तब भी इस आयरन की टैबलेट से बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से माएँ नहीं लेती। लेकिन इसका भी इलाज है। आजकल अलग तरह की आयरन की टैबलेट्स आई हुई हैं जिनसे साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। जो महिलाएं टॉलरेट कर पाती हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं टॉलरेट कर पाती उनके लिए दूसरी तरह की दवाइयाँ हैं जो वो ले सकती हैं। लेकिन ये इस पूरे इंडिया में खासकर सारी महिलाओं के दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी कि आयरन कैल्शियम की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ये इसलिए नहीं है कि उनके अंदर कमी है, ये इसलिए है क्योंकि रिक्वायरमेंट ही बॉडी में ज़्यादा है, तो वो आपके खाने से पूरा नहीं हो सकता, तो इसीलिए आपको वो टैबलेट लेनी ही चाहिए। डॉक्टर साहब, आयरन की पूर्ति के लिए आपने नॉनवेज का जिक्र किया, मच्छी या दूसरी तरह की जो भी नॉनवेज लोग खाते हैं, जो लोग शाकाहारी हैं, शुद्ध घास फूस फल फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो क्या सब्जियों में और फलों में आयरन नहीं होता? आयरन होता है लेकिन मात्रा कम होती है, ठीक है। अब हर कोई तो डेली पालक साग नहीं खाता, ठीक है, हर तरह की वैरायटी खाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर अच्छा जो गुड़ होते हैं, चना होता है, उनके अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। कभी भी हम बोलते हैं जिन मरीज़ों के अंदर खून की कमी होती है कि लोहे की कढ़ाई में खाना बना के खाओ ताकि उससे थोड़ा आयरन मिले, ठीक है। जो खट्टी चीज़ें होती हैं, आंवला होता है, वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, नींबू है, तो हम बोलते हैं कि खट्टी चीज़ें भी खाएं। तो जो शाकाहारी जो खाना है उसके अंदर आयरन होता है, नो डाउट, लेकिन कम मात्रा में होता है। वो मात्रा जितनी हमें चाहिए उससे कम पूरी हो पाती है। डॉक्टर, मान लिया कोई शाकाहारी है और उसमें खून की मात्रा 4 या 5 ग्राम है, डिलीवरी ड्यू है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? देखो, अगर 4 या 5 ग्राम खून है तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा कम खून है। यूजुअली हम ये बोलते हैं कि वेरी सीवियर अनीमिया जो होता है वो 4 ग्राम से 4 या 4 से कम जो होता है वो वेरी सीवियर अनीमिया होता है, और सीवियर अनीमिया 7 से कम खून माना जाता है। अगर डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जैसे वो 8वें 9वें महीने में है और 1 महीने के अंदर अंदर डिलीवरी है, तो 7 ग्राम से कम खून वाले मरीज़ों को हम खून चढ़ाना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर 4 ग्राम से भी कम खून है तो उसके अंदर तो मरीज़ का दिल फेल होने का भी खतरा रहता है, तो उस मरीज़ को तुरंत की तुरंत एडमिट करके खून चढ़ाया जाता है। उसके सारे बाकी टेस्ट कराए जाते हैं कि खून की कमी किस वजह से है, आयरन की कमी की वजह से है या बाकी विटामिन की कमी की वजह से है, या
इसकी वजह से नहीं है, कोई और कारण है जिसकी वजह से खून की कमी है, वो करवाए जाते हैं, उसके हिसाब से उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। लेकिन अगर 4 से कम किसी का खून है तो वो बहुत ही ज़्यादा अनीमिया है उसको, और उसको तुरंत की तुरंत एडमिट किया जाता है। डॉक्टर साहब, आप एम्स में शिक्षित प्रशिक्षित हैं, भिवानी के अंचल नर्सिंग होम में पहुँच गए, तो दोनों जगह के अनुभव में क्या कुछ समानता है? देखो, एम्स एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, जी। तो उसमें और इसमें तो ऑब्वियसली अंतर तो होगा ही। वहाँ पे हर तरह की, देखो जहाँ पे जो भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल होता है वहाँ पे आपको हर डिपार्टमेंट मिलता है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी तो हम उस डिपार्टमेंट से सलाह मशवरा कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट में रेफ़र कर सकते हैं। तो एक बार पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आया है तो उसको बाकी किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं पे उसका इलाज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अंचल हॉस्पिटल की ही बात करें तो यहाँ पे नो डाउट सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास पीडियाट्रिशियन है, हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास सर्जन है, लेकिन फिर भी मतलब वो सेटअप नहीं है जो एक बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल होता है, वो सेटअप यहाँ पे नहीं है। तो थोड़ा तो डिफरेंस है ही, और साथ में पेशेंट किस टाइप के आ रहे हैं इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं वो नो डाउट टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं, और उनको वहीं ही जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे उनका मैनेजमेंट वो अच्छे तरीके से होगा। डॉक्टर साहब, अंचल नर्सिंग होम की एक साथ थी कि नॉर्मल डिलीवरी कराने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक आम महिला जो है उनमें कितनी प्रतिशत नॉर्मल डिलीवरी होती है? देखो, ये तो डिपेंड करता है कि क्राउड कैसा है, पेशेंट किस तरीके के आ रहे हैं। अब जैसे अगर हम एम्स की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते थे, तो वहाँ पे 70-80% नॉर्मल डिलीवरी होती थी और 20 से 30% भी कई बार सिज़ेरियन हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम वही क्राउड को, कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हटा करके नॉर्मल केसेस को अगर हम मानते हैं तो इसमें कम से कम भी 90% नॉर्मल डिलीवरी हो जानी चाहिए और 10 या 10 से कम प्रतिशत जो है सिज़ेरियन में कन्वर्ट होने चाहिए। डॉक्टर साहब, कोई माता प्रसव पीड़ा से बड़ी आसानी से छुटकारा पाले, स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ रहे, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं? टिप्स तो ये हैं कि जब भी आप प्रेग्नेंट हों तुरंत एक अस्पताल में जाकर के अपनी बेसलाइन जांचें करवाएं, जिसके अंदर खून की जांचें, पेशाब की जांचें शामिल होती हैं, और अल्ट्रासाउंड कराएं, जिससे ये पता चले कि बच्चा जो है जितने महीने का आप समझ रहे हैं वो उतने ही महीने का है या नहीं है, मतलब डेट्स कंफर्म है या नहीं है। फिर उसके बाद 3 महीने पे एक छोटा अल्ट्रासाउंड होता है जिसको NT-NB स्कैन बोलते हैं, वो उससे हम मोटे तरीके से पता कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कोई बनावटी खराबी है या नहीं है। एक 5वें महीने पे एक बारीक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कोई भी अनोमली, कंजेनाइटल अनोमलीज़ हैं नहीं है, सो दैट हम उस प्रेगनेंसी को आगे लेके ना जाएं। 8वें-9वें महीने पे अगर कोई अल्ट्रासाउंड नहीं तो हम खुद से भी चेकअप करते रहते हैं मरीज़ों का कि ग्रोथ अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही है, बच्चा सीधा है, उल्टा है। हर महीने अगर वो अपना विज़िट कर रही हैं हॉस्पिटल में तो वेल एंड गुड। और दूसरा, अब बीच में कम से कम 1 या 2 बार तो कम से कम अपना हीमोग्लोबिन चेक करवा लें, जैसे एक 5वें-6वें महीने पे चेक करा लिया, एक 8वें-9वें महीने पे चेक करा लिया कि हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है। रक्त के अंदर शर्करा मतलब ब्लड शुगर, वो चेक करा ले कि ब्लड शुगर तो ज़्यादा नहीं है। जितनी बार भी हॉस्पिटल में विज़िट करती हैं वो अपना BP चेक करवाएं, BP नॉर्मल है नहीं है, वज़न चेक कराएं, वज़न बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और डॉक्टर तो खुद से बच्चे की धड़कन, बच्चा सही से ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चेक करेगा ही। तो अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है और वो जब भी डॉक्टर उनको बुलाते हैं चेकअप के लिए जा रही हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशन जांचें उनको बोल रहे हैं वो करवा रही हैं और सब कुछ नॉर्मल है, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि सब कुछ नॉर्मल होगा, अच्छा स्वस्थ हष्ट पुष्ट बच्चा वो घर लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, वक्त बदला, आधुनिक चिकित्सा भी आई,
लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक चैलेंज है आज भी, हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए किस तरह की सावधानी जरूरी है? देखो, हाई रिस्क पेशेंट भी हमें तभी पता चलते हैं जब हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। किसी पेशेंट को जीडीएम है, मतलब डायबिटीज़ निकल के आता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हुआ। किसी मरीज़ को थायराइड की बीमारी निकल के आती है। किसी मरीज़ को पहले कभी टेस्ट नहीं कराया लेकिन अभी टेस्ट कराने पे पता चला कि एचआईवी है या हेपेटाइटिस है या ऐसी कोई बीमारी है जो उसे पहले कभी पता ही नहीं थी क्योंकि उसने कभी टेस्ट कराया ही नहीं। प्रेगनेंसी में टेस्ट कराया तो पता चला, ठीक है। या फिर किसी को पीलिया है या कोई पहले ऑपरेशन से बच्चा हो रखा है या पहले ऑपरेशन के दौरान बच्चादानी फट गई थी। तो ये जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो सारे हाई रिस्क प्रेगनेंसी ही हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर हम जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर जितनी विज़िट बुलाते हैं, मतलब पूरे 9 महीने के अंदर मरीज़ कम से कम 5 या 6 बार डॉक्टर को दिखा के जाता है। तो अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको हम ज़्यादा टाइम बुलाते हैं, हर महीने से बुलाएंगे। एंड के समय में 8वें 9वें में हर 15-15 दिन पे हर हफ्ते बुलाएंगे। अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पता चल रहा है कि बच्चे के चारों तरफ पानी कम है या बच्चे की तरफ खून की सप्लाई कम आ रही है या बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है, IUGR जिसको बोलते हैं कि ग्रोथ रिटार्डेड बच्चा है, तो उसको हम उसी तरीके से हैंडल करते हैं, उसी तरीके से मैनेज करते हैं। और आजकल सारी गाइडलाइंस हैं जो आपको बताती हैं कितने वीक्स पे टर्मिनेट करना है, इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर कैसे मैनेजमेंट करना है, इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कैसे मैनेजमेंट करना है। तो सारी सुविधाएं हैं। डॉक्टर साहब, हर क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान में काफ़ी तरक्की की है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी जब कोई पेशेंट आता है, जैसे बच्चा को ले लिया, कोई प्रसव पीड़ा से तरफ से महिला आती है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो कई डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं कि आप आगे ले जाइए, आगे ले जाइए, और एक सामान्य ढंग से उसकी डिलीवरी हो जाती है। क्या कहेंगे? मतलब मैं आपका सवाल समझी नहीं। डॉक्टर, कोई प्रसव पीड़िता है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो किसी हॉस्पिटल में गई, वहाँ से क्या दिया कि रिस्की पेशेंट है, इसको आप दिल्ली ले जाइए, हिसार ले जाइए, उत्तर ले जाइए, और वो आपके पास आगे नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होंगे ही होंगे, ठीक है। जैसे एक मान लीजिए बात, कोई पेशेंट है उसका बीपी हाई है, ठीक है, तो वो हाई बीपी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो भी होते हैं उनके अंदर एक्लेम्शिया का रिस्क रहता है। एक्लेम्शिया का मतलब सीजर्स आने या तान आने, ठीक है। अब तान आने का रिस्क है उसके, इसीलिए जो छोटे अस्पताल हैं जैसे PHC है, CHC है, वो अपने पास नहीं रखते, क्योंकि इन केस अगर उसको सीजर्स आ गए या कुछ हो गया तो उनके पास मैनेजमेंट के लिए वो चीज़ें नहीं हैं। भाई अगर मरीज़ को इंट्यूबेट करना पड़ गया तो वो उस टाइम पे सुविधा नहीं है उनके पास इंट्यूबेट करने की। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर मरीज़ को ही एक्लेम्शिया होगा, हर मरीज़ को ही दौरे आएंगे। अब उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, मरीज़ की सुविधा के लिए बोला है कि आप बड़े अस्पताल जाइए जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कि इन केस अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो उन कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए वहाँ पे सारी सुविधाएं हों। तो अब ये भी हो सकता है कि मरीज़ गया, रास्ते में ही डिलीवरी हो गई, हो सकती है डिलीवरी, बिल्कुल नॉर्मल चांसेस हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि अगर वही मरीज़ को PHC CHC वाला रख लेता है कि नहीं कोई बात नहीं हम डिलीवरी कराएंगे, उन्होंने तो रख लिया और बाद में उसको सीजर्स आ गए और उनको इंट्यूबेट करना है या कोई भी नीड है, ब्लड बैंक की नीड है, किसी भी चीज़ की नीड है और उनके पास तब वो सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो तब आप ये सोचो उस कंडीशन में उनको रेफ़र करना, उस रेफ़र के टाइम, उस पीरियड में 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, तो तब मरीज़ की जान को ज़्यादा खतरा है, या अगर हमने पहले ही वक्त रहते उनको भेज दिया तो ज़्यादा खतरा है। तो ऑब्वियसली वो रेफ़र करेंगे, वो टाइम रहते चले जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मरीज़ बीच में अगर डिलीवरी हो जाए तो फिर अब क्या कर सकते हैं उसमें। डॉक्टर साहब, उत्तर भारत की बात कर रहे थे कि शाकाहारी भोजन लेते हैं अधिकांश लोग। अगर शाकाहारी भोजन लेने वाली महिलाओं की बात करें तो कितने प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो सामान्य प्रसव पीड़ा से निजात पा जाती हैं? प्रसव पीड़ा से
जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, हाँ, कितने हाँ। परसेंट लेडीज हैं जो नॉर्मल डिलीवरी होती है जिनकी? हो जाती है, 80-90% लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, बिल्कुल आराम से हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि नॉन वेज लेना कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि नॉनवेज लेना ज़रूरी है। इनफैक्ट जो नॉनवेज भी लेते हैं, नॉनवेज से भी उनकी पूरी आयरन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती। हाँ, हालांकि उनमें थोड़ा अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन उनको भी आयरन कैल्शियम की टैबलेट लेनी चाहिए। ये तो फिर वो गलत धारणा बन जाएगी कि जो शाकाहारी नहीं है, जो मांसाहारी हैं, तो उनको आयरन कैल्शियम लेने की ज़रूरत ही है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। आयरन कैल्शियम की ज़रूरत सबको ही है। नॉर्मल डाइट में सबको ही ज़रूरत है, चाहे वो शाकाहारी है चाहे वो मांसाहारी है।